Hello everyone. So we are here with these kind of lectures which is known as capsule lectures. So this will be helpful for your revision purpose. What you all have to do is learn the chapter, and for the revision purpose play this chapter, play these videos, and you will be covering the whole lecture within say 5 to 6 minutes, and it will be revised in one go. Or and try to speak simultaneously with me. That will be very fruitful for you all. Okay, so let us start the capsule lecture for chapter 1 of SLCM, that is SCRA Act 1956. सो हम लोग ने यहाँ पे क्या पढ़ा था? स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज में मोबिलाइजेशन ऑफ फंड फ्रॉम द स्मॉल सेविंग इन्वेस्टर. छोटे छोटे लोगों से वो लोग पैसे लेकर आते हैं. किसको देते हैं वो पैसे? कंपनी को देते हैं ताकि वो अपने बिजनेस में लगाए और हम लोगों को रिटर्न दे इन एक्सचेंज. ठीक है. अब यही स्टॉक एक्सचेंजेस में कोई अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शन ना हो जाए और भी ऐसे कोई रेगुलेटरी मैटर्स को देखने के लिए क्या बनाया गया? SCRA एक्ट बनाया गया, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट Regulation Act 1956. What is the objective of this act? Direct and indirect control of all aspect of security trading. सारे एस्पेक्ट देखता है सिक्योरिटी ट्रेडिंग की, और रनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज को भी देखता है. क्यों देखेगा? बिकॉज अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शन और भी रेगुलेटरी मैटर्स चेक करने के लिए. ठीक है. फिर हम लोग ने पढ़ा था सिक्योरिटीज की डेफिनेशन. हियर आई हैव सेड कि राइट द सेक्शन नंबर. SCRA एक्ट में सिक्योरिटीज की डेफिनेशन दी है सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ SCRA. और अगर कंपनीज एक्ट की बात करें तो सेक्शन 281, ठीक है, ऑफ कंपनीज एक्ट. तो ये जरूरी नहीं है लिखना, बट दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप SCRA एक्ट में कहां पर ये कवर्ड है. ठीक है. फिर उसके बाद सेम डेफिनेशन है कंपनीज एक्ट में भी और SCRA में भी. क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने? शेयर्स. हर वो शेयर्स से डेरिवेटिव. व्हाट इज डेरिवेटिव? दैट डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम अदर अंडरलाइन सिक्योरिटीज. यूनिट्स. अब यूनिट्स के 3-4 पॉइंट्स है. यूनिट्स ऑफ CIS, ठीक है, यूनिट्स ऑफ MF म्यूचुअल फंड्स, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एंड यूनिट्स ऑफ PIV. ठीक है. फिर हम लोग ने पढ़ा सिक्योरिटीज रिसीट्स भी होती है सारफेसी एक्ट के तहत. सर्टिफिकेट एंड इंस्ट्रूमेंट होता है SPDE, स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी. गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, और हर वो सिक्योरिटीज जो कि डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट है, और सारी सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट भी सिक्योरिटी में कवर होते हैं. सो दिस इज ओनली कि आपको रिवाइज रहे, बट लैंग्वेज आपको कौन सी यूज करनी है? जो कि मॉड्यूल में दी है, कि इससे आपका एक भी पॉइंट छूटे नहीं, इसलिए जस्ट में ये सब लिखा हुआ है. ठीक है. फिर हम लोग ने पढ़ता है 2 वर्ड्स, पढ़े नहीं थे बट बहुत जगह आ रहे थे ये वर्ड्स. व्हाट इज कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन? तो आई हैव टोल्ड यू द डिफरेंस. कॉर्पोरेटाइजेशन मतलब अगर कोई पहले से ही बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन स्टॉक एक्सचेंज बना के बैठा है, तो अगर उनका सक्सेशन हो जाता है बाय अनदर स्टॉक एक्सचेंज, सक्सेशन मींस भले ही उनको टेक ओवर कर ले रहे हैं दूसरे स्टॉक एक्सचेंज जो कि कॉर्पोरेट फॉर्म में है. स्टॉक एक्सचेंजेस आर कॉर्पोरेट फॉर्म, बट पहले अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI मींस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, स्टॉक एक्सचेंज बना के बैठा है, कोई कंपनी आके उसको टेक ओवर कर ले रही है या वो कंपनी से सक्सेशन हुए जा रहे हैं, तब उनको बोलते हैं कि आप कॉर्पोरेटाइज हो गए, कॉर्पोरेट में कन्वर्ट हो गए ड्यू टू सक्सेशन और टेक ओवर. बट ऑन द अदर हैंड डीम्यूचुअलाइजेशन. व्हाट इज म्यूचुअल? मतलब दो लोग म्यूचुअली डिसाइड करके अपने आप को कॉर्पोरेट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. तभी लिखा है अगर स्टॉक एक्सचेंज अपने आप को कन्वर्ट खुद करते हैं कॉर्पोरेट फॉर्म में, जो कि पहले स्टॉक एक्सचेंज कैसे थे? पहले कोई AOI थे या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, AOP है ये, एसोसिएशन ऑफ पर्सन थे या कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल थे. अब कैसे हो गए? कॉर्पोरेट फॉर्म में कन्वर्ट हो गए. जरूरी है स्टॉक एक्सचेंज के लिए कॉर्पोरेटाइज हो जाए या डीम्यूचुअलाइज हो जाए, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज कैन ओनली रन इफ दे आर इन द कॉर्पोरेट फॉर्म. नॉन एप्लीकेबिलिटी. ये सेक्शन कहाँ, ये SCRA एक्ट कहाँ का अप्लाई नहीं होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, RBI, लोकल अथॉरिटीज, ऐसी कॉर्पोरेशन जो स्पेशल एक्ट ने बनाई है. सारे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और शेयर्स. इसका रीजन क्या बताया था? इस वजह से कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, क्योंकि ये कन्वर्टेबल है, शेयर्स नहीं है. दैट मींस दे आर नॉट येट द मेंबर ऑफ द कंपनी. क्लास ऑफ कॉर्पोरेट स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, तो 3 चीजों में अप्लाई नहीं करता है. फिर हम लोग ने पढ़ा था रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की क्या क्या करता है वो. सबसे पहले हम लोग अगर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज होना चाहेंगे तो हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा. उससे पहले ये पढ़ लो. इफ सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन द अनरिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज देन इट इज डीम्ड टू बी अनलिस्टेड. देन द सिक्योरिटीज आर डीम्ड टू बी अनलिस्टेड. तो इसीलिए कंपलसरी होता है कि हम लोग अपनी सिक्योरिटी को कहाँ पे लिस्ट करवाएं?
रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, और स्टॉक एक्सचेंज की ड्यूटी होती है कि अपने आप को सेंट्रल गवर्नमेंट से बोलकर क्या करवा ले, रिकॉग्नाइज्ड करवा ले। ठीक है, एप्लीकेशन, पहले स्टॉक एक्सचेंज एप्लीकेशन देगा, एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। एप्लीकेशन में क्या क्या लिखेगा, बायलॉज, कैसे बायलॉज, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जनरल में देगा एंड पर्टिकुलर में देगा। पर्टिकुलर किस चीज के पर्टिकुलर, जो ए टू बी पॉइंट्स लिखे पर्टिकुलरली उस चीज के लिए, और जनरल अपने में से 2-3 और बना लेगा। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट अंडर सेक्शन 44, कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और इंक्वायरी करेगी अगर नेसेसरी लग रहा होगा उसको, तो A to 6 पॉइंट्स देखेगी कि हाँ ये सब चीजें सेटिस्फाइड है, बुक के A to 6 पॉइंट्स है A to C, फिर वो फाइनली ग्रांट कर देगी आपको रिकॉग्निशन। बट विड्रॉल भी हो सकता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है तो वो ले भी सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट 2 टाइप से विड्रॉ कर सकती है, सुओ मोटो और ऑटोमेटिक। सुओ मोटो ऑन इट्स ओन मोशन, कैसे, आपको रिटन नोटिस देगी, रीजन देगी कि आपको हम क्यों विड्रॉ कर रहे हैं आपका लाइसेंस, OOBH मींस अपॉर्चुनिटी देगी कि अच्छा चलो ठीक है बताओ क्यों ना करें तुम्हारा लाइसेंस विड्रॉ, फाइनली विड्रॉ कर लेगी और ऑफिशियल गैजेट में अपना जो भी डिसीजन दिया है वो पब्लिश कर देगी। और ऑटोमेटिक कब अपने आप तुम विड्रॉ हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज का लाइसेंस, जब उसने अपने आप को कॉर्पोरेटाइज नहीं करवाया, डीम्यूटलाइज नहीं करवाया, क्योंकि जब तक आप कॉर्पोरेट नहीं बनोगे तब तक यू कैन नॉट रन एज अ स्टॉक एक्सचेंज। अब आ जाओ पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, हम लोग ने पढ़ा था, ये पूरा मॉड्यूल का डायग्राम है, उसी के आगे आप लोग को लिखवा दिया गया था। टू कॉल फॉर पीरियोडिक रिटर्न एंड मेक डायरेक्ट इंक्वायरी, स्टॉक एक्सचेंज सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, पीरियोडिक रिटर्न ले सकता है। किससे लेगा, सारे स्टॉक एक्सचेंज से तो ले गई, साथ साथ मेंबर्स, हु आर द मेंबर्स, मेंबर्स डज नॉट मीन सिक्योरिटी होल्डर, हियर मेंबर्स मीन सारे मार्केट इंटरमीडियरीज जितने भी हैं, कस्टोडियन है, ब्रोकर है, ऑल मार्केट इंटरमीडियरीज, उनसे रिटर्न लेगा। इसीलिए इट इज रिक्वायर्ड कि वो 5 ईयर्स तक सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखे, स्टॉक एक्सचेंज भी एंड मेंबर्स भी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी ले सकता है। टू डायरेक्ट रूल और मेक रूल, अब वो कहेगा कि या तो खुद ही रूल बना देगा, रूल के साथ एक और चीज थी कि अमेंड भी कर सकता है, खुद रूल बना देगा या उससे कहेगा कि तुम ऐसे ऐसे रूल बनाओ स्टॉक एक्सचेंज, या अमेंड भी कर सकता है रूल। रूल मेकिंग इंक्लूड अमेंडमेंट एज वेल। तो फिर जो भी रूल बनाए होंगे वो हमें हमें मतलब स्टॉक एक्सचेंज को कैरी करने पड़ेंगे विद इन 2 months। ठीक है, अमेंड भी किया है तो विद इन 2 months आप अमेंड कर लो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है। टू सस्पेंड गवर्निंग बॉडी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक, याद रखना सस्पेंड किसको कर रहे हैं हम लोग, गवर्निंग बॉडी। पूरा स्टॉक एक्सचेंज सस्पेंड नहीं हो रहा है, ओनली उसकी जो गवर्निंग बॉडी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही होगी, उसको सस्पेंड कर रहे हैं। तो कैसे सस्पेंड कर सकते हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन है, साथ साथ में वो रिटन नोटिस देगा, उसमें रीजन बताएगा और अपॉर्चुनिटी देगा कि तुम्हें क्यों सस्पेंड ना किया जाए। फिर अगर सस्पेंड कर दिया तो सारे मेंबर्स क्या हो जाएंगे, ऑफ द गवर्निंग बॉडी सीजर्स हो जाएंगे, मतलब दे हैव टू वेकेट देयर ऑफिसेस। फिर पावर सारी क्या हो जाएंगी, जब मेंबर्स ही नहीं रहे तो उनकी सारी पावर्स भी सस्पेंड हो जाएंगी, और अब पावर्स किसको मिल जाएंगी, टू द न्यू पर्सन को मिल जाएंगी। और न्यू पर्सन कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसोनेंस विद स्टॉक एक्सचेंज एज वेल। फिर ये जो न्यू मेंबर है वो कब तक ऑफिस होल्ड करेंगे, क्या पुराने वाले मेंबर जब तक कर रहे थे तब तक के लिए, नो, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दे तब तक आपको होल्ड करके रखना है। टू सस्पेंड द बिजनेस ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, अब हम लोग बिजनेस सस्पेंड कर रहे हैं, हम लोग ने पढ़ा था अगर बिजनेस को ऊपर तो पूरी बॉडी को सस्पेंड कर रहे थे, यहाँ पर्टिकुलर बिजनेस को कर रहे हैं। कब, इमरजेंसी के केस में 7 साल से ज्यादा नहीं कर सकते, 7 days, 7 से ज्यादा नहीं कर सकते, क्रॉस लगाइए। और अगर 7 से ज्यादा करना है तो आप OOBH दो, 7 से ज्यादा दिन तक आपको सस्पेंड रखना है तो। फिर टू प्रोहिबिट कॉन्ट्रैक्ट, कौन से केसेस में हम लोग कौन से कॉन्ट्रैक्ट को प्रोहिबिट कर सकते हैं, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेकुलेशन वाले हो या अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शन हो। नो पर्सन कैरी, फिर यही वाले सारे ट्रांजैक्शन कोई पर्सन कैरी नहीं कर सकता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट कर दिया है तो आप नहीं कर सकते हो। अगर फिर भी करना है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन एक बार ले लो। फिर हम लोग ने पढ़ा इम्यूनिटी मतलब क्या होता है, बिफोर प्रोसिक्यूशन, आफ्टर नहीं, याद रखना। इम्यूनिटी, सेटलमेंट, कंपाउंडिंग, ये बहुत सारे वर्ड से कंफ्यूज करेंगे आपको, इसीलिए पहले ही शॉर्ट फॉर्म में हर जगह लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इम्यूनिटी देता है, और वो भी बिफोर इंस्टीट्यूशन देता है। अगर सारी चीजें, जिसने भी गलत काम किया होगा वो फुल डिस्क्लोजर कर देगा ऑफ द फैक्ट कि हमने ऐसा ऐसा किया है, तब उसे क्या छुटकारा मिल जाएगा, इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। अब उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन नहीं चलेगा। ये कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और याद रखना बिफोर इंस्टीट्यूशन। फिर टू डेलीगेट और मेक रूल, अब किसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी ये सारी पावर्स जो ऊपर लिखी है डेलीगेट कर दी है, SBI को भी, सेबी को भी कर दिए एंड RBI को भी कर दिए। ठीक है, अब आ जाओ पावर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक। अब जब फाइनली स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज हो गया, उसके पास क्या पावर्स है, 7A और 7 और 9। टू मेक रूल्स रेस्ट्रिक्टिंग वोटिंग राइट, इसमें क्या करेगा, प्रायर अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट की तो यहाँ लेनी ही पड़ेगी, खुद से फिर भी कोई काम नहीं कर सकता। और
मेकिंग रूल्स, रेस्ट्रिक्टिंग रूल्स मीन्स क्या है कि वो रेस्ट्रिक्ट कर सकता है वोटिंग राइट, कि तुम्हारे पास नहीं हो सकती वोटिंग राइट, तुम्हारे पास है, और वो ऐसे रेगुलेट कर सकता है वोटिंग राइट को जिससे कि वन मैन शुड हैव वन वोट, हर एक मैन के पास एक वोट हो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर होल्डिंग, और ऐसे और भी इंसिडेंटल मैटर में रूल्स बनाएगा। फिर बायलॉज बनाने, कुछ बायलॉज 6 to 8 आई हैव टोल्ड यू टू लर्न द बायलॉज, 6 to 8 लर्न कर लेना, और इससे भी प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी लेनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी। तो इससे समझ में आता है कि स्टॉक एक्सचेंज सोलली कुछ कर सकता है नहीं, या तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत है या तो उसे सेबी की जरूरत है। ठीक है, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, अगर कुछ भी रूल कॉन्ट्रावीन करे स्टॉक एक्सचेंजेस ने या किसी ने, क्या पनिशमेंट लगेगी? कॉन्ट्रैक्ट एंटर इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ बायलॉज, तो उसको पहले ही वॉइड मान लिया जाएगा अगर आपने बायलॉज को फॉलो नहीं किया। व्हाट आर द बायलॉज? जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस थे बना के जब हम एप्लीकेशन दे रहे थे, तो वो वॉइड मान लिए जाएंगे अगर आपने कॉन्ट्रावीन किया उसे। और कॉन्ट्रावेंशन में क्या क्या लगेगा? या तो फाइन लगेगा, या तो एक्सक्लूजन फ्रॉम मेंबरशिप, आपकी मेंबरशिप भी ले ली जाएगी, सस्पेंड कर सकते हैं, या मनी पेमेंट करवाएंगे। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या होता है? जो बैकएंड पे काम करता है, वो ये इंश्योर करता है कि अगर कोई ट्रेड हुआ है तो जिसने बेचा है उसको पैसे मिल जाए, और जो खरीद रहा है उसको डिलीवरी मिल जाए ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इंश्योर दैट डिलीवरी एंड द पेमेंट इज एक्चुअली मेड फॉर द सिक्योरिटी इन ट्रेड। फिर हम लोग ने पढ़े थे कुछ पावर्स ऑफ सेबी, क्या थे? टू मेक और अमेंड बायलॉज ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, हम लोग ने पढ़ा था ना, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बायलॉज बना रहा था तो प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी, वही यहाँ पे लिखा है कि खुद भी बना सकता है, क्योंकि प्रायर अप्रूवल सेबी की थी तो ये खुद भी बना सकता है अकेले। तो सुओ मोटो बनाएगा एप्लीकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो खुद बनाएगा, कब? और एप्लीकेशन बाय गवर्निंग बॉडी, गवर्निंग है सेंट्रल गवर्निंग बॉडी। ऊपर देखा था ना हम लोग ने, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बना रहा था, मतलब गवर्निंग बॉडी अप्लाई कर रही थी सेबी को, प्रायर अप्रूवल सेबी से ले रही थी। सुओ मोटो कब करेगा? इन दोनों केसेस में, अगर गवर्निंग बॉडी को लग रहा है कि नहीं इसने तो मेरे गलत सलत बायलॉज को अमेंड कर दिया है, तो गवर्निंग बॉडी अप्लाई कर सकता है 2 months फॉर कि रिविजन कर दो, रिवाइज कर दो जो आपने बायलॉज बनाए। 2 months कब से? ऑफिशियल गैजेट में जब से डिक्लेयर पब्लिश हुआ है तब से 2 months के अंदर आप अपील कर सकते हो, कि अपील इन द सेंस कि आप मेरे रिवाइज कर दीजिए जो भी आपने अमेंड की हैं चीजें। सेबी क्या करेगा? ओओबीएस दे देगा और रिवाइज कर देगा, कुछ भी कर सकता है, अमेंड भी कर सकता है, रिवाइज भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, जो भी उसको सूटेबल लगेगा। टू इश्यू डायरेक्शन, कब सेबी डायरेक्शन देगा अपना? जब कोई भी चीजें उससे लग रहा होगा कि हमें ये डायरेक्शन देना जरूरी है इन द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। अगर उसे ऐसा लगेगा कि सारे अफेयर्स कैसे हो रहे हैं, डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, और उसको लगेगा अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, इन 3 केसेस में वो अपने डायरेक्शन इश्यू कर सकता है। पावर टू एडजुडिकेट, कौन एडजुडिकेट करता है? कोई ऐसा इंसान जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिविजनल चीफ ऑफ सेबी, उसको बना दिया गया है कि आप क्या करेंगे, आप एडजुडिकेटिंग ऑफिसर माने जाएंगे, और पेनल्टी आप लगा सकते हो, और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी हर केसेस में जहां पे आपने क्या लगाई है, पेनल्टीज लगाई। और टू मेक रेगुलेशंस, कुछ रेगुलेशंस वहां दिए थे, वो आप लोगों को लर्न करने, छोटे मोटे रेगुलेशन बना सकती है। फिर हम लोग ने एक मिसलेनियस टॉपिक पढ़ा कि डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, अगर स्टॉक एक्सचेंज ने डीलिस्ट कर दी है आपकी सिक्योरिटीज, रीजन बता दिया है और ओओबीएच दे दी है आपको, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे दी है, आप अपील कर सकते हो उसके डिसीजन से, किसके पास? सीधे सैट, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल, विद इन 15 days ऑफ डिसीजन। फिर हम लोग ने पढ़ा राइट टू अपील इफ स्टॉक एक्सचेंज रिफ्यूज टू लिस्ट, वो क्या था? डीलिस्ट कर दिया। यहाँ पे क्या है कि हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं कि अपने आप को लिस्ट करवाने, वो अप्रूव नहीं कर रहा है, रिजेक्ट कर दिया कि नहीं आपको तो हम लिस्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसा कर दिया है तो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जा सकते हैं और सैट के पास भी जा सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज ने बोला कि नहीं हम आपकी सिक्योरिटीज को लिस्ट नहीं करेंगे, तो जो कंपनी है वो कहाँ जा सकती है? टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज टू द सैट, डिपेंडिंग अपॉन द केस। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जाएगी वो विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, और सैट के पास कब जाएंगे? जब इफ स्टॉक एक्सचेंज एक्टिंग इन पर्सुएंट टू द बायलॉज। यही दो डिफरेंस दिखा था कि अगर आप अपने बायलॉज में काम कर रहे, पढ़ा था ना, स्टॉक एक्सचेंज अपने बायलॉज देगा, अगर आप अकॉर्डिंग टू योर बायलॉज आप उसको नहीं दे रहे, आपके बायलॉज में भी कुछ एप्लीकेबल वो कंडीशंस लिखी होंगी ना कि मेंबर्स ऐसे होने चाहिए, ऐसे ही कंपनी को हम रजिस्टर करेंगे, ऐसी कंपनी को लिस्ट करेंगे, तो वो क्राइटेरिया वो कंपनी फुलफिल नहीं कर रही है, अकॉर्डिंग टू योर बायलॉज आपने रिजेक्ट कर दिया। अगर दे आर रिजेक्टिंग अकॉर्डिंग टू देयर बायलॉज, तब आप सैट के पास जाएंगे, है ना। अगर आपको रिफ्यूज कर दिया गया, टाइमलाइन दोनों में सेम है, 15 days ऑफ रिफ्यूजल। पावर एंड प्रोसीजर, सैट की क्या पावर्स है? सारी सिविल कोड्स की है, बहुत जगह चैप्टर्स में आपको मिलेगा। एक बार आपको सिविल कोड्स की पावर लर्न करनी है, समनिंग वाला, एविडेंस वाला, पर्सनल अटेंडेंस बुलवाना, वो सेम हर जगह लिखते रहना है आपको। क्या सिविल कोड्स के पास कोई भी जुरिस्डिक्शन है टू ट्राई एनी मैटर अंडर SCRA? नो, नॉट एट ऑल।
उसमें कौन करेगा? सैट और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर आर एम्पावर्ड। पेनल्टीज हमने बोला था कि आप लोगों को एक टेबल बना लेनी है, 5 to 6 पॉइंट्स उसमें लिख लेने अलॉन्ग विद देयर सेक्शन। सो अगर दोनों टाइप से क्वेश्चन आता है तो यू विल बी एबल टू राइट इट। अगर सेक्शन वाइज आता है तो आपने लर्न करे ही होंगे, और अगर नॉर्मल आता है कि एनी पेनल्टी इज अंडर HCRA तो भी आप ब्यूटीफुल आंसर लिख सकते हैं। सेटलमेंट अभी हम लोग ने पढ़ा, इम्यूनिटी कौन दे रहा था? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हम लोग पढ़ रहे सेटलमेंट। सेटलमेंट भी वही होता है, सेबी देता है, बट ये ऑन और आफ्टर। सेट उस इम्यूनिटी में क्या पड़ता है? बिफोर इंस्टीट्यूशन, यहाँ है ऑन इंस्टीट्यूशन, और आफ्टर भी कर सकते हैं आप, सेटलमेंट हो जाएगा आपके केस का। रिकवरी ऑफ अमाउंट कब? अगर मान लो हमने फाइन लगाया, वो इंसान फाइन हमें नहीं दे पा रहे, तो हम कैसे अपना फाइन रिकवर कर लेंगे? या तो उसकी अटैच कर लेंगे उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी, या उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे, या उसके बैंक अकाउंट अटैच कर लेंगे, और उसके लिए रिसीवर भी अपॉइंट करेंगे अगर हमने मूवेबल प्रॉपर्टी उसकी अटैच करी होगी तो। अब कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग, मान लो जिस इंसान के खिलाफ केस चला था, ही इज अ डिसीज्ड पर्सन, उसकी डेथ हो जाती है, देन प्रोसीडिंग अगर किसी पर्सन पे चल रही है, याद रखना बिफोर डेथ, ये जो लिखा है ना, बिफोर डेथ स्टार्ट हो जानी चाहिए प्रोसीडिंग। अगर वो बिफोर डेथ प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई और बीच में वो उसकी डेथ हो गई, देन डाई हो गया, तो उसकी प्रोसीडिंग सारी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर एज इट इज चल जाएंगी, एंड पर्सनली लाइबल हो जाएगा इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। पर्सनली मींस ओनली टू द लिमिट ऑफ द वैल्यू ऑफ द असेट रिसीव्ड बाय द डिसीज। अब ऐसा नहीं है आउट ऑफ द पॉकेट वो दे रहा है, डिसीज के ऊपर इतनी पेनल्टी थी कि वो बैंकरप्ट हो गया पैसे देते देते, इतना भी नहीं, जितना वो असेट डिसीज से रिसीव करके गया होगा, डिसीज जितनी अपनी असेट उसके लिए छोड़ के गया होगा, बस उतने ही रुपए से, उतने ही असेट से वो पैसे दे सकता है, अदरवाइज अपनी पर्सनल असेट नहीं लेगा। अपील टू सैट कैसे अपील कर सकते हैं? कोई भी अगर अग्रीव पर्सन है स्टॉक एक्सचेंज के ऑर्डर से, एडजुडिकेटिंग ऑर्डर से, सेबी के ऑर्डर से, तो सीधे 45 डेज के अंदर हम लोग सैट को अपील कर सकते हैं। हर केसेस में सैट क्या देगा? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा दोनों पार्टी को, और कॉपी ऑफ ऑर्डर दोनों पार्टीज को देगा। अपॉर्चुनिटी देगा, हाँ बोलो क्यों नहीं करें, दोनों को अपॉर्चुनिटी देगा, और जो भी ऑर्डर होगा दोनों पार्टीज को डिलीवर करेगा। एंड सारे केस विद इन कितने मंथ्स डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए? 6 मंथ्स। यही डिफरेंस था नॉर्मल कोर्ट्स और ये जो स्पेशल कोर्ट्स बने हैं। बेसिकली ये लोग इसलिए बनते हैं ताकि स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केस हो पाए, और ये लोग स्पेशलिस्ट होते हैं फॉर ऑन द पर्टिकुलर पर्पस। अब देखो एक और वर्ड, कॉम्पोजिशन। 3 वर्ड थे, इम्यूनिटी, सेटलमेंट, कॉम्पोजिशन। इम्यूनिटी कौन दे रहा था? सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा था बिफोर इंस्टीट्यूशन। सेटलमेंट क्या होता है? सेबी दे रहा था ऑन और आफ्टर। बट कॉम्पोजिशन मतलब कंपाउंड कौन कर दे रहा था? सैट के पास ही जाएंगे, बाय और बिफोर, बिफोर और आफ्टर, ठीक है। बट याद रखना इम्प्रिजनमेंट, फाइन, इम्प्रिजनमेंट वाले नहीं होने चाहिए। कैसे कैसे केस कंपाउंड हो सकते हैं जिसमें इम्प्रिजनमेंट ना हो, या फाइन प्लस इम्प्रिजनमेंट ना हो, मतलब फाइन एज वेल एज इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट वाला कहीं पे भी वर्ड आया, इसका मतलब आपको पूरी की पूरी सजा भुगतनी पड़ेगी, उसको हम कंपाउंड नहीं कर सकते। अगर जहां फाइन है और बोथ है, वहां पे आप लोगों को कंपाउंडिंग हो सकती है, बट क्योंकि इम्प्रिजनमेंट हो गई, दैट विल नॉट बी कंपाउंडेबल, आपको पूरी की पूरी सजा काटनी पड़ेगी। इसलिए ओनली इम्प्रिजनमेंट या फाइन प्लस इम्प्रिजनमेंट, दैट इज नॉट कंपाउंडेबल, ठीक है। सैट के पास कंपाउंडिंग होती है। अब कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस थे। राइट टू रिसीव डिविडेंड, डिविडेंड कौन रिसीव करेगा? इनकम कौन रिसीव करेगा? अगर डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी, या इनकम गिवन बाय द CIS या म्यूचुअल फंड से हमें कोई इनकम हुई है, तो किसको मिलती है वो? ऑब्वियसली जिसका नेम अपीयर इन द बुक, जिसके मेंबर्स रजिस्टर में नेम अपीयर हो रहा होता है। बट अगर मान लो ट्रांसफर हो गई है कोई प्रॉपर्टी, मतलब शेयर्स ट्रांसफर हो गए, म्यूचुअल फंड्स हमने ट्रांसफर कर दिए हैं, तब क्या होगा? इफ नेम ऑफ द ट्रांसफर इज नॉट, ट्रांसफर कर दिए तो ऑब्वियसली जो ट्रांसफरी होगा, जिसको मिले हैं शेयर्स, वही तो डिविडेंड रिसीव करेगा। बट इफ द नेम ऑफ द ट्रांसफरी इज नॉट येट मेंशन इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, उसका रजिस्टर का मेंबर का रजिस्टर भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि उन लोग ने अप्लाई नहीं करा होगा अभी ट्रांसफर के लिए, ट्रांसफर कर दिए। बट कंपनी के में भी जाते हैं ना हम लोग एक ट्रांसफर लॉन्च करने के लिए, तो ट्रांसफरर कोई नहीं गया है, तब डिविडेंड ट्रांसफरर को ही जाएगा, अनलेस ट्रांसफरी हैज लॉन्च द ट्रांसफर विद इन 15 डेज ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। आज कंपनी ने डिक्लेयर करा डिविडेंड, ट्रांसफरी को पता चल गया, अगर हम करेक्शन नहीं करवाएंगे ना मेंबर के पास जाके, तो ट्रांसफरर के पास सारे मेरे डिविडेंड्स चले जाएंगे, और होने मेरे चाहिए, पैसे दिए हमने शेयर्स के, तो जल्दी 15 डेज के अंदर तुरंत कंपनी के पास लॉन्चमेंट कर दो कि जल्दी से मेरे शेयर्स ट्रांसफर करो। क्योंकि अगर बैकएंड पे देखा जाए तो हमने उसको पैसे दे दिए और उसने हमें शेयर दे दिया, बट कंपनी के रिकॉर्ड भी तो चेंज करवाना पड़ेगा ना। अगर रिकॉर्ड में ट्रांसफरर का नाम होगा तो डिविडेंड ऑब्वियसली किसको जाएगा? ट्रांसफरर को, अनलेस उसने 15 डेज के अंदर अगर जाके एक एप्लीकेशन दे दी कि मेरा ट्रांसफर लॉन्च करो, तब ट्रांसफरी को ही जाएगा।
ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था, रूल्स पे आ गए थे हम लोग। 19(1) मॉड्यूल से लर्न करना है, 2 मॉड्यूल से लर्न करना है, क्योंकि वो पॉइंटर्स वाले थे, कोई भी आप अपने मन से लर्न कर लीजिएगा। अब 19(2)B में था मिनिमम ऑफर एंड अलॉटमेंट टू द पब्लिक। ये इंपॉर्टेंट था एक, कि मिनिमम ऑफर, अगर आप 25 CR का ऑफर लेकर आ रहे हैं, आपका कितने रुपए का ऑफर ला रहे हैं, पब्लिक को दे रहे हैं 25 CR का, तो 1600 CR पोस्ट इशू कैपिटल इन करोड़। अगर आप मिनिमम 25% ला रहे हैं तो 16 मिनिमम ऑफर। अगर आप 400 CR लेकर आ रहे हैं, अगर 116 CR से ज्यादा है और 4000 CR से कम है, तो 400 CR मिनिमम देना है आपको। और अगर आपका 4000 CR से ज्यादा है तो 10% होना चाहिए। और अगर 500 और अगर 1 लाख CR से ज्यादा है आपकी पोस्ट इशू कैपिटल, तो 5000 CR या 5% देना है आप लोग को, विच एवर इज ग्रेटर। बट याद रखना, ये जो 400 CR और 10% है, इंक्रीज टू 25% हो जाना चाहिए विद इन 3 ईयर्स। मतलब मिनिमम ऑफर जो 25% है, मिनिमम ऑफर टू द पब्लिक, मिनिमम ऑफर टू द पब्लिक जो आपको दे रहे हैं, मतलब अगर आपकी पोस्ट इशू कैपिटल आज आप इशू लेकर आए, ठीक है, उसके बाद जो इशू कैपिटल है उसकी 1600 आपके पास टोटल कैपिटल हो गई, तो उसमें से पब्लिक का कितना होना चाहिए, 25 करोड़, 25 CR। अगर आपकी कैपिटल ऐसी है जो 1600 से तो ज्यादा है बट 4000 करोड़ से कम है, तो आपको 400 CR पब्लिक को देना ही देना है। बट अगर आपके पास 400 CR से भी ज्यादा है तो आपको कितना देना है, 10% पब्लिक को देना है। और अगर 1 लाख CR है तो आपको 5000 या उसका 5% विच एवर इज ग्रेटर पब्लिक को देना है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, मैम कैपिटल तो ज्यादा होती जा रही है और यहाँ पे और कम क्यों देते जा रहे हैं, ऊपर कैपिटल कम थी तो 25% दे दिया पब्लिक को, और यहाँ पे कैपिटल इतनी ज्यादा है 4000 और 10% दे रहे हैं पब्लिक को। तुम लोग ये सोचो, क्योंकि अगर इतना ज्यादा इशू लेके आएंगे, क्या पब्लिक इतनी जल्दी सब्सक्राइब करने के लिए रेडी हो जाएगी? इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग अभी तो कम लेकर आइए पब्लिक के लिए, बट इसको 25% से इंक्रीज कर लेना, 25% तक ले आना विद इन 3 ईयर्स। नई नई कंपनी अभी तो कोई तुरंत तुम्हें अप्लाई नहीं करेगा, बट 3 साल का टाइम दे रहे हैं, 3 साल तक आप 25% अपना कर देना। और लास्ट वाले केस में कितना टाइम दिया है, देखो 2 ईयर्स। लास्ट इस वाले केस में आप 2 ईयर्स तक 25% अपना कर लेना, ठीक है, 25% टू द पब्लिक। अब डीलिस्टिंग ऑफ द सिक्योरिटीज, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। डीलिस्टिंग कैसे, कुछ पॉइंट से जब सिक्योरिटीज डीलिस्ट हो सकती हैं, कब होंगी, अगर आप कुछ 3 ईयर्स आए थे, हम लोग ने पढ़ लिया था कि जितने 3 ईयर्स है उसको हम लोग एक साथ अरेंज करके पढ़ेंगे। टिल 3 ईयर्स, टिल प्रीसीडिंग 3 ईयर, अगर पहले 3 सालों में आपका लॉस चल रहा है, साथ साथ में प्लस मीन्स साथ साथ में आपका नेटवर्थ क्या है, निगेटिव नेटवर्थ है, इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड कंपनी। और अगर आप कैसे आपकी कंपनी प्रमोटर या डायरेक्टर इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में आपकी ट्रेडिंग अच्छे से होती नहीं है, कभी हो गई, बहुत कभी कदार साल में 1-2 बार हो गई, और अगर आपने कंप्लाई नहीं किया है सेबी के या डिपॉजिटरी एक्ट के कोई भी रेगुलेशन को, उसके लिए इम्प्रिजनमेंट हो गई है किसी भी प्रमोटर को या डायरेक्टर को, देन प्रीसीडिंग 3 ईयर्स की बातें चल रही हैं, तो आपको डीलिस्ट कर दिया जाएगा। ये हर एक अलग पॉइंट है सारे, कि अगर आपके लॉस चल रहे हो या नेटवर्थ माइनस में हो, या आपकी इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड कंपनी है, या आपने कंप्लाई नहीं किया है सेबी या प्रमोटर डिपॉजिटरी एक्ट, ये इसका है पॉइंट, ठीक है। प्रमोटर या डायरेक्टर ने कंप्लाई नहीं किया है कुछ भी, ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग दिस। अगर कंप्लाई प्रमोटर या डायरेक्टर ने कंप्लाई नहीं किया, उसको इंप्रिजनमेंट हो गई थी पिछले 3 साल में कहीं पर भी, तो भी आप डीलिस्ट हो जाएंगे। या आपकी ट्रेडिंग सस्पेंड हो गई थी, आपने कुछ भी गलत काम किया होगा, अभी हम लोग बहुत सारी पढ़ा ना, ट्रेडिंग सस्पेंड हो सकती है, तो अगर ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाएगी आपकी, कभी भी 6 मंथ पिछले 6 मंथ्स में आपकी ट्रेडिंग सस्पेंड हुई हो, तो आप डीलिस्ट हो जाएंगे तुरंत। एड्रेस, अगर प्रमोटर ने, डायरेक्टर ने, कंपनी ने अपना एड्रेस ऐसी जगह कर लिया हो जो नॉट नोन, हमें पता ही नहीं है प्रमोटर कहाँ रहते हैं, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, कुछ नहीं पता है, तो आपको डीलिस्ट कर दिया जाएगा। या अगर कंपनी ने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ, मान लो आरओसी को नहीं बताया होगा या ऐसा कुछ भी कर लिया, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर लिया बट कॉन्ट्रावीन करके, तो भी आपको डीलिस्ट कर दिया जाएगा। और शेयर होल्डर, या तो अभी जो हम लोग 25% पढ़ के आ रहे थे, मिनिमम लेवल आपका 25% नहीं है, तो ये ओन मोशन, अपने आप ओन मोशन भी कह सकते हो, ऑटोमेटिक भी कह सकते हो, ओन मोशन ज्यादा सही है, कि अगर स्टॉक एक्सचेंज देखेगा कि कंपनी में ऐसा कुछ कोई भी एक पॉइंट हो रहा है, तो तुरंत स्टॉक एक्सचेंज अपने आप डीलिस्ट कर देगा कंपनी को। फिर लास्ट वाला पॉइंट क्या था, कि अगर कंपनी खुद चाह रही है डीलिस्ट होना, तो अगर लिस्टेड मिनिमम थी पिछले 3 साल से, तो वो पहली बात लिस्टेड होनी चाहिए। 2 साल के अंदर अपने आप को डीलिस्ट नहीं कर सकते हो, 3 साल तक लिस्टेड होनी चाहिए। डीलिस्ट कब,
अप्रूव बाय, अगर डीलिस्ट हो रहे हो आप तो पहले आप अपने रेजोल्यूशन पास करके आओ, 2/3 शेयर होल्डर की कंसेंट लेकर आओ। देन अगर कंपनी प्रमोटर और डायरेक्टर परचेज करना पड़ेगा उनके शेयर्स, मेंबर हु विश टू सेल एट प्री डिटरमाइंड प्राइस, मतलब आप 2/3 शेयर्स 2/3 लोगों के परमिशन लेकर है, उन्होंने कंसेंट दे दी, जो बचे हुए लोग हैं कह रहे नहीं बिल्कुल भी डीलिस्ट हो ही नहीं सकती ये कंपनी, उन्होंने वो डिसेंट दे रहे हैं, तो प्रमोटर या तो कंपनी या तो डायरेक्टर उनसे कहेगी कि ठीक है फिर हम आपके शेयर्स खरीद लेंगे, एक प्री डिटरमाइंड प्राइस में हमको दे दीजिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर SCRA Act. What you all have to do, I have told you in the beginning, and these notes is prescribed under the link provided below the lecture. Okay, thank you.